हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीआर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीआर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के क्रम में हम बात करने वाले हैं, हमारे चैनल पर आपको डेली टारगेट दिए जा रहे हैं यूपीएसआई 2027 के लिए, ठीक है। यानी यूपीएसआई, एक मिनट कलर चेंज कर लीजिए। यूपीएसआई 2027 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके इस पूरे प्रारूप को देखते हुए हमने आपको टारगेट से स्टार्ट किया था और उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा फ़िलहाल 11 दिन का टारगेट कंप्लीट हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। 60 दिन में हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। फ़िलहाल जो चल रहा है अभी यूपीएसआई 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बारे में हम पूरे डिटेल के साथ इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं इस वीडियो में। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। और जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ देने वाली है। डेली उठकर आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा टाइम दिया कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सके, ठीक है। यदि आप डेली टारगेट बनाएंगे तो आप सिलेक्शन के पास पहुंचते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पीडीएफ में आपका नाम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम आज का अपना सेशन। एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आज ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2025 में जो 2026 में 14 मार्च को जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी देते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि 40 क्वेश्चंस पर सेक्शन से पूछे जाते हैं, यानी 4 सेक्शन होते हैं। 160 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को सभी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यदि हम अपने पहले प्रश्न की बात करें, इसमें क्या कह रहा है कि पहला सेक्शन है हिंदी का। अभी पहले हम 40 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जब भी आप जाओ आओ मुझसे मिलो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि खाली बैठने की बजाय आप काम कीजिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उन्होंने भी मिठाई खाई है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बताना है कि अशुद्ध वाक्य को चुनना है। तो हमको दिख रहा है क्या, जब भी आप आओ मुझसे मिलो, ये जो है हमारा अशुद्ध वाक्य, यानी यही सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या अशुद्धि है उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब भी आप आओ मुझसे मिलो वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें सर्वनाम और क्रिया का मेल सही नहीं हो रहा है, ठीक है। आप सर्वनाम है और इसमें क्रिया जो है उसका मेल जो है सही नहीं हो रहा है, यही बात इसमें अशुद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के अनुसार आप एक सम्मान सूचक शब्द है, ठीक है। यानी सम्मान सूचक सर्वनाम है जिसके साथ क्रिया हमेशा क्या लगती है, मध्यम पुरुष यानी सम्मान सूचक क्रिया का प्रयोग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आओ और मिलो ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, तुम के साथ प्रयोग होते हैं, यानी मध्यम पुरुष के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये जो आओ है और मिलो है यह हमेशा मध्यम पुरुष यानी तुम के साथ प्रयोग होता है, आपके साथ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जब भी आप आए, यहाँ पर होगा क्या, जब भी आप आए, ठीक। जब भी आप आए मुझसे मिलें, ये इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अशुद्ध वाक्य यही है। आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो है सर्वनाम है। तो जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यानी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक।
पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। कोई अन्य की बात कर ले तो कोई तीसरा होता है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर हम बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की, तो इसको 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष हो गया आपका, एक हो गया आपका उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में होता है आपका वक्ता, मध्यम पुरुष में होता है श्रोता, ठीक है। अन्य में होता है जिसके बारे में कुछ कही जाए। ये तीनों बातें होती हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद की, सर्वनाम के टोटल भेद कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर स्पेस की कुछ कमी है, इसलिए हम मौखिक रूप से ही आपको बता दे रहे हैं। तो यदि इसमें बात करें कि हाँ, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम और उन्हें शब्द किसके उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कौन कौन से हैं? एक है आपका हम और एक है आपका उन्हें। ये दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवसर के अनुसार बदलने वाला। अगर बात करें अवसर के अनुसार बदलने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवसरवादी, ठीक है। अवसरवादी। पंडित को क्या कहते हैं? जिसे पंडित की बात करें तो पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते हैं जिसे शास्त्रों का ज्ञान होता है, ठीक है। निष्कपट की बात करें तो जिसके मन में कोई भी छल या कपट न हो। सदाचारी की बात करें तो आचरण अच्छा हो, नेक हो, इसे सदाचारी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कपकपी छूटना, मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। कपकपी छूटना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कपकपी छूटना के लिए मुहावरे का अर्थ है डर से शरीर कांपना, ठीक है। यही इसका सही जवाब है, डर से शरीर कांपना। अगर हम बात करें पेट में दर्द होना, तो इसका मतलब होता है कि आंतरिक अंग में पीड़ा महसूस होना। अपना हाल बताना यानी अपनी वर्तमान स्थिति की व्याख्या करना। आंसू आना यानी सुख के दुख के आंसू आना, ये सब बात हो गई, ठीक है। लेकिन कपकपी छूटना मुहावरे का अर्थ है डर से शरीर कांपना। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो जहां एक वाक्य समाप्त करना है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू करना है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जहां एक वाक्य समाप्त करना है, ठीक है, और वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगना चाहिए और अगला वाक्य शुरू करना है, तो वहां से कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? तो आप कहेंगे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर अर्धविराम की बात करें तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा समय रुकना होता है, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है कही गई बातों को ज्यों का त्यों रखना। अब व्याख्या चिन्ह का प्रयोग होता है कि जहां विस्तृत व्याख्या की जाती है किसी वस्तु की यानी किसी बात की, ठीक है, उससे व्याख्या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। व्याख्या चिन्ह ये होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत होती है, ठीक है। आप यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी, हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट समझ में आ रहे होंगे, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे। तो अपना एक प्यारा सा छोटा सा लाइक करके जाया कीजिए, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप अपने सपोर्ट को बनाए रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि घंटी बजी है कोई आया है। इस वाक्य में हमको सर्वनाम इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है हमको ये देखना है, ठीक है। घंटी बजी है कोई आया है, तो इसमें कौन सा है? कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। इसके भेद कौन कौन से हैं? कोई हो गया, कुछ हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर यहीं पर बात कर दें हम पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो मैं, तुम, हम, ठीक, मैं, तुम, हम, ये कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह वह, ये वे। संबंधवाचक की बात करें तो जो सो जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, ठीक।
ये तो हो गए चारों प्रकार के हमने जिसको डिस्क्राइब किया। तो इसमें बात करें कि कोई आया है, या कौन सा सर्वनाम है, तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की, यानी समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय उसे कहते हैं जब दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, दो शब्द होते हैं या वाक्यांश होते हैं या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, आगे प्रश्न देख लेते हैं कि इसमें से हमको समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा जो है दर्शाता है इसके बारे में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया। इसमें क्या हो रहा है, देखो दो परस्पर जो है इसमें क्या कर रहे हैं, दो वाक्यों को परस्पर अव्यय के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, दो परस्पर वाक्यों को या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्द कौन से होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इसमें अविकारी शब्द कौन सा है, इसलिए। ठीक है, बेईमानी की थी एक वाक्य हो गया, चुनाव हार गया दूसरा वाक्य हो गया। ये किससे जुड़ रहा है, अविकारी शब्द से, यानी इसलिए से जुड़ रहा है। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताइए। तो भगवती चरण वर्मा द्वारा कौन सी लिखित एक चर्चित उपन्यास है, तो आप कहेंगे चित्रलेखा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। अब इसके बाद बात करते हैं, पलाश के फूल किसने लिखा है, तो रामेश्वर शुक्ल ने। इसको लिखने वाले कौन है, रामेश्वर शुक्ल। ठीक, अंचल जिसे कहते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल। चित्रलेखा को लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। अनामिका की बात करें तो अनामिका को लिखा है निराला जी ने। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक काव्य संग्रह है। गोदान प्रेमचंद का है, गोदान जो है प्रेमचंद का एक उपन्यास है। ठीक, एक इसके जीवन पर है, कृषक जीवन पर आधारित अंतिम पूर्ण उपन्यास की बात करें तो अगर पूछ दिया जाए कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो आप कहेंगे कि गोदान है। ठीक है, ये क्या है, उपन्यास है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ निम्न में से क्या है। तो काला अक्षर भैंस बराबर आप सभी को पता होगा कि बिल्कुल अनपढ़। ठीक है, जो बिल्कुल अनपढ़ होता है उसके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। दोनों तरफ से संकट की बात करें कि यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है क्या, दोनों तरफ से संकट शब्द दिया गया है। इसका अर्थ यदि हम बात करें, जब व्यक्ति आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति में हो तभी क्या जाता है, क्या दोनों तरफ से संकट है। ठीक है, अगला बात करें, व्यर्थ समय गंवाना, बिना किसी काम के समय नष्ट करना या मक्खियां मारना, इसका व्याख्या होगा। ठीक है, अर्थ होगा इधर उधर इधर उधर की बात करना। ठीक है, मुख्य विषय को छोड़कर इधर उधर की हाँकना, यही क्या होता है, इधर उधर की बात करना। ये सब मुहावरा है, लेकिन दोनों तरफ संकट ये लोकोक्ति है और बाकी सब मुहावरे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति है। हमको इसमें बताना है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी इसका अर्थ क्या होगा, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम जो है अस्थिर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखकर ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास की बात करें तो जिसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर देखिए क क क, ठीक है, नी नी, ठीक, न न, ये सब क्या हो रहा है, इसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। यमक की बात करें, जो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। रूपक अलंकार की बात करें तो इसमें क्या होता है, यदि हम बात करें रूपक की, तो जहां उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव हरिराई। ठीक, और रूपक अलंकार जो क्या है, अर्थालंकार का भेद है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दालंकार के उदाहरण है, लेकिन रूपक जो है अर्थालंकार है। ठीक है,
श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार क्या कहलाता है कि जब एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ निकालते हो, यानी जब एक ही शब्द जो है एक से अधिक अर्थ निकाले तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रसिद्ध उपन्यास अनारोग के उपन्यास का नाम बताइए। ठीक है, अनारोग के उपन्यास का हमको नाम बताना है, इसके उपन्यासकार कौन है। ठीक है, तो अनारोग के उपन्यासकार हैं मंजुल भगत। कौन है, मंजुल भगत। अगर हम बात करें उषा प्रियंवदा की तो ये हैं रुकोगी नहीं राधिका, इनकी प्रसिद्ध रचना है। ममता कालिया की बात करें, बेघर, नरक दर नरक, इनका चर्चित उपन्यास है। अब मन्नू भंडारी की बात करें तो इनका है आपका आपका बंटी, महाभोज। ठीक है, ये साहित्य कालजयी कृतियां हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि मौत है। मौत का जो तत्सम होता है क्या, मृत्यु होता है। ठीक है, इसका तद्भव तत्सम मृत्यु होता है, ये मौत जो है आपका तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं, इच्छा का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। तो इच्छा का पर्यायवाची देखकर पता चल रहा होगा, लालसा होता है। ठीक, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ये है आपका हेतु हेतुमद भूतकाल। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यानी दो वाक्य क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक, ये क्या कहलाता है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यानी इसे क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि जहां भूतकाल की एक क्रिया, यदि वर्षा अच्छी होती, फसल अच्छी कब होती, जब वर्षा अच्छी होती, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। हमको इसमें अव्यय बताना है कि दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, इसमें कौन सा अव्यय है। तो इसमें हो आपका शाम को कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के समय का काल या का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका हमको सही अर्थ दिया गया क्या, मन शुद्ध है तो सब ठीक है। ठीक, मन शुद्ध है तो सब ठीक है। अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, इसका अर्थ होता है यदि आप भला करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। एक काम से दोहरा लाभ, किसी एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति होना है, एक पंथ दो काज होगा। ठीक है, और सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती, साँच को आँच नहीं। आगे बढ़ते हैं। न्यून शब्द की किन वर्णों की संधि हुई है। न्यून शब्द में जो है हमको बताना है कि किन वर्णों की संधि हुई है। इसमें हुई है ई और ऊ की। ठीक है, ई और ऊ की संधि हुई है। जैसे देखिए न्यून, नी धन ऊ न। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ई है और यहाँ पर क्या है, ऊ है। तो हम यही बता रहे हैं कि न्यून में जो है दो वर्णों की जो संधि हुई है वो कौन कौन से हैं, ई और ऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। अगर बात करें वह दिनों रात काम करता है, तो वह दिन रात काम करता है, यहाँ दिनों नहीं होगा, यहाँ पर होगा दिन रात काम करता है। ठीक है, क्या आप भोजन किए हैं, इसका शुद्ध क्या होगा, क्या आपने भोजन किया है। मैं नया पोशाक पहनूंगा, मैं नया पोशाक पहनूंगा, पोशाक स्त्रीलिंग शब्द है, अतः शुद्ध रूप होगा नई पोशाक। ठीक है, मैं नई पोशाक पहनूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। धूप के धान के रचयिता कौन है, हमको बताना है क्या, धूप के धान
काव्य के रचयिता हमको बताना है, तो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो ये हमको बताना है कि किसको दिया गया था? कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। सहन करने की शक्ति वाला इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जो इसके पास सहन करने की शक्ति हो तो उसे क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। हमको तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम होता है आपका क्या? श्वास, इसमें तत्सम है। ठीक है, अंधा का क्या होता है? तत्सम। ये अंधा जो तद्भव है इसका तत्सम होगा क्या? अंध। कबूतर का होता है कपोत। ठीक, और आश्रा का क्या होता है? आश्रय होता है। श्वास जो है आपका तत्सम है। ठीक है, इसका तद्भव होगा सांस। आगे भी देखते हैं। वह थक कर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो थक कर सो गया क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, यहाँ थक कर शब्द सो गया क्रिया की विशेषता या उसकी स्थिति बता रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस वाक्य में है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेत दे रहा है कि यदि आप जो है गवाही दे दो तो मेरा काम बन जाएगा। ये किसको संकेत दे रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जो है एकादश है, इसका तद्भव होता है क्या? 11 है। ठीक, धूरी तद्भव है, इसका तत्सम होता है धूली। पत्ता जो है पत्र होता है, और इसके बाद कौन सा दिया गया है? 11 का होता है, एकादश का होता है 11। आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, दो ही दे दिया, यहाँ पर तद्भव दे दिया गया है, यहाँ पर तत्सम उसी का दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या? बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में 3 किलो कौन सा विशेषण है? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 किलो जो है वह कौन सा है? परिमाण को दर्शा रहा है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है। निम्न विकल्पों में से यण संधि पहचानिए। हमको क्या बताना है? यण संधि इसमें कौन सी है? ये बातें हमको बतानी है। तो सुधन अल्प स्वल्प जो है यण संधि है। ठीक, अगर आप संधि के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हम आपको ला देंगे। फिलहाल जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि संधि क्या है, तत्सम तद्भव क्या है, उन सब की वीडियो आपको वहां से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? हमको बताना है कि विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? तो वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है राधा ने, इसमें क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वाह वाह यहाँ क्या कह रहा है कि हर्ष या प्रशंसा की बात को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पहचानिए। अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। अवसर के अनुसार बदलने वाला अवसरवादी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को का चयन करना है यहाँ पर कि शुद्ध वाक्य कौन से हैं हमारे। ठीक है, इसका चयन करते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य है, यह सारा काम तुमने किया है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, यह सारा काम तुमने करा है, ये गलत है। तुमने किया है यह सारा काम, ये भी गलत है। तुमने करा है यह सारा काम, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें से एक अनेकार्थी शब्द है। तो अर्क जो है एक अनेकार्थी शब्द है। अर्क का प्रमुख अर्थ होता है सूर्य, मदार। देखिए, सूर्य हो गया, मदार हो गया। ठीक, मदार का पौधा, उसके बाद सत्व हो गया, रस या काढ़ा, तांबा हो गया। ठीक, ये अर्घ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो जो 2013 में केदारनाथ सिंह को जो है
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इन्हें यह पुरस्कार पाने वाले ये 49वें व्यक्ति थे, ठीक है, 49वें नंबर के व्यक्ति थे। 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था, केदारनाथ सिंह को, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं और अंग्रेजी के लेखकों को उनके समग्र साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें हिंदी के क्षेत्र में तो हिंदी केदारनाथ सिंह यह सम्मान पाने वाले 10वें हिंदी साहित्यकार थे और टोटल की बात करते हैं 49वें नंबर के व्यक्ति थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तरनी तंजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जिसे कोई विकार ना हो। जिसे कोई विकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्विकार कहते हैं, ठीक है। परघाती का मतलब होता है क्या? दूसरों या शत्रुओं को का घात करने वाला। कंजूस होता है कौन? जो व्यक्ति बहुत कम या सोच समझ कर धन खर्च करता हो। स्वार्थी जो होता है कौन सा? जो केवल अपने ही हित या लाभ की बात सोचता हो, उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। आगे देखते हैं आगे प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला हमारा गद्यांश दिया गया, उसमें से हमको सही प्रश्न जो है सही उत्तर उसके छांटने हैं। तो इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं। ऊपर दिया गया गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह दूसरों के दोष देखता रहता है, यही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए क्या जरूरी है? तो आत्मनिरीक्षण जो है जरूरी है। क्या जरूरी है? आत्मनिरीक्षण। गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं तो ईर्ष्या के वश में होने पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए गद्यांश किस उपसर्ग से बने हैं? ठीक, ऊपर दिया गया गद्यांश जो है वह दुर उपसर्ग से बना है, ठीक, ये आपको देख लेना है। गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देख सकता? ईर्ष्या भाव के कारण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो हमने यहाँ पर हिंदी के 40 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया और बहुत ही मतलब डीप में जाकर कवर किया, ठीक है। हमने इसका पूरा व्याख्या के अनुसार इसको कवर किया है। जो टॉपिक जो प्रश्न हमको लगा कि नहीं इसमें व्याख्या करनी जरूरी है उसका हमने संपूर्ण व्याख्या किया। अब आगे देखते हैं हम अपने अगले सेशन को। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हमको भी हमारा भी मनोबल ऊंचा रहे। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताया कीजिए। यहाँ इस चैनल पर आपको यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाएंगी और बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी कराई जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन हमारा क्या कह रहा है? मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है हमारा दूसरा सेक्शन? मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? तो ये है आपका धारा 66C, ठीक है, धारा 66C। जो 2000 की धारा 66C विशेष रूप से पहचान की चोरी के लिए सजा से संबंधित है। यह उन लोगों को दंडित करता है जो धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण विवरण जैसे पासवर्ड हो गया, डिजिटल हस्ताक्षर हो गए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये उससे संबंधित है। अगर हम बात करें इसके दंड की तो 3 साल की कैद है, ठीक है, 3 साल की कैद है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, ठीक, या दोनों भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें धारा 67A की तो इसमें क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से में यौन रूप से अस्पष्ट कृत्यों वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए सजा से संबंधित है, ठीक है, 67A। अगर बात करें 68B की तो बेईमानी से चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधनों या संचार उपकरणों को प्राप्त करने के लिए सजा से संबंधित है। इसमें 3 साल की सजा यानी 3 साल तक का कैद और 1 लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकता है। अगर बात करें धारा 43 की तो दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा तक अनधिकृत पहुंच या क्षति के लिए दंड पर केंद्रित है। यह अपराधियों पर वित्तीय दंड लगाता है, ठीक। चारों ऑप्शन हमने देख लिए और कौन किससे संबंधित है ये भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? हमको ये बताना है। तो ये कौन करता है? ये संविधान का अनुच्छेद 235 करता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 235 करता है। ठीक, अगर बात करें अनुच्छेद 221 की, तो यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते से संबंधित है। अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 236 की, तो इसमें क्या कहा गया है, यह अनुच्छेद जिला न्यायाधीश जैसे शब्दों को स्पष्ट करता है और न्यायिक नियुक्तियों की समझ प्रदान करता है। 226 की बात करें तो रीट में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार की इच्छा शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादन करती है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है कौन? सेरीकल्चर। ठीक, सेरीकल्चर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 2010 में। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं? ठीक, हमको बताना है कौन सा वाद है ये। आप कहेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक, 1900 किसने में आया था? 1973 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस मुख्य उद्देश्य से लागू किया गया था? तो वन्य जीव और इसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे हीरोइन नामक अफीम युक्त दवा निकलती है? तो अफीम युक्त जो है दवा निकलती है पापावर सोमनीफेरम। ठीक है, पापावर सोमनीफेरम। संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसे किस प्रकार किसने वर्णित किया था? तो इसको वर्णित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आर्टिकल 32 को बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? तो ये है आपका जिंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार सम्मानित खोज में किस प्रकार की कोशिकाएं कोशिकाएं केंद्र में थी? ठीक है, हमको ये बताना है। तो ये कौन कौन सी थी? आप कहेंगे नियामक टी कोशिकाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति को कब से किशोर नहीं माना जाता है? तो 18 वर्ष से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी होना चाहिए? तो ये 6 महीने के भीतर दिया गया है। ठीक है, हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद हुआ था, शुरू हुआ? ठीक है, नामधारी आंदोलन तो ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा जो परंपरा के अंतर्गत हुआ था, बाद स्थापना के बाद शुरू हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि डीजीपी जो है पुलिस महानिदेशक जो है सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक अपशिष्ट यानी प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार आवाजाही नियम 2008। ठीक,
अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है? तो ये कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है? तो आप कहेंगे 6 महीने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण होते हैं? तो हमको ये बताना है कि इसमें कितने चरण होते हैं। तो इसमें टोटल 3 चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम चरण जो होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स होता है, द्वितीय चरण मेंस होता है और तृतीय चरण जो होता है साक्षात्कार का होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली यानी FCSS किसने शुरू की? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने शुरू की। ठीक है, किस देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? हमको ये बताना है। तो ये जाना जाता है आपका किसको? न्यूजीलैंड को जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है? हमको अस्थायी समिति बताना है। तो सार्वजनिक लेखा समिति को जो है अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था? तो ये हुआ था किस नीति के कारण? राज्य अपहरण का सिद्धांत के दौरान। ठीक है, इसमें कौन सा है? डलहौजी की हड़प नीति भी इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है? तो C4 पौधे का उदाहरण कौन सा है? आप कहेंगे मक्का है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन का प्रमाण आवश्यक नहीं होता? तो कठोर दायित्व के अपराध होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है? ठीक, तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्से। प्रधानमंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्री हो गए और मुख्यमंत्री, ये तीनों किसके हिस्से होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? तो ये है आपका संविधान विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन की एक प्रणाली की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है? ठीक है, हमको ये बताना है। तो संसद को जो कितने समय में? संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह के भीतर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव मादाओं में निषेचन किसमें होता है? अंडवाही नालिका में होता है। ठीक, किसमें होता है? मानव मादाओं में निषेचन जो है अंडवाही नलिका में होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करता है? तो ये है आपका हिस्टामाइन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है? तो धारा 298 जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A किससे संबंधित है? यानी हमको बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो ये है जानकारी की निगरानी और उसे डिक्रिप्ट करने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? तो आयकर अधिनियम 1961 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आपके 6 महीने के लिए। इसके बाद इनका समय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं कर सकते हैं। भारत की संसद द्वारा पारित 2013 का कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है? ठीक है,
तो ये है आपका भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये डिजिटल इंडिया अभियान जो शुरू किया गया था 2015 में। ठीक, 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था। मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम क्या, स्ट्रेटोपाज। ठीक, स्ट्रेटोपाज। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को मुख्यतः किस कारण से रद्द कर दिया, हमको ये बताना है। तो यह अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक था और संवैधानिक रूप से अनुमत प्रतिबंधों से परे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता था, इसलिए इसको रद्द कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। तो हमको बताना है कि कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। तो गूगल ड्राइव जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है रिपीटर का उपयोग। ठीक, तो प्यारे साथियों, हमने जो यूपीएसआई का 2 सेक्शन हमने देखा। ठीक है, जिसमें हिंदी और जीएस के 40-40 क्वेश्चन हमने देखे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इसे यहीं पर रोकना पड़ा। तो इसमें हमने देखा 80 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, जीएस और हिंदी के टोटल 80 क्वेश्चन हम देखें। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी अगली टॉपिक पर वीडियो आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।